हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मांग। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से क्या बातें करनी है, मांग क्या होती है, मांग और इच्छा में क्या अंतर होता है, और मांग से जुड़े हुए कुछ ग्राफ को हमें देखना है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं मांग क्या है। वस्तु की वो मात्रा जो एक दी गई कीमत पर और दिए गए समय में खरीदी जाती है उसे मांग कहा जाता है। दी गई कीमत और दिए गए समय में हम जितनी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसे कहते हैं मांग। अब इस मांग की परिभाषा में हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो वस्तु की कीमत, जो कि हमने बात की थी कि वस्तु की वो मात्रा जो दी गई कीमत और दिए गए समय में खरीदी जाती है वो मांग कहती है। यानी कि मांग की परिभाषा में एक तो है वस्तु की कीमत, दूसरा है वस्तु की खरीदी गई मात्रा और तीसरा है वो समय अवधि। तो मांग की परिभाषा में मुख्य रूप से वस्तु की कीमत कितनी है, उसकी मात्रा हम कितना खरीदते हैं और वो समय अवधि क्या है जिसमें ये चीजें खरीदी गई है। तो फिर मांग और इच्छा में अंतर क्या होता है? मांग इच्छा का ही एक घटक होता है, इच्छा का ही एक हिस्सा होता है। तो मांग एक ऐसी इच्छा होती है जिसके पीछे क्रय करने की योग्यता भी हो। आप मार्केट में निकले और आपको कोई इच्छा हो गई कि यह चीज अच्छी है, हम खरीद लेते हैं, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास पैसे हो, मतलब उस चीज को खरीदने की आपके पास क्रय शक्ति हो, तो हम कहेंगे उसकी मांग हो गई है। तो मांग एक ऐसी इच्छा है जिसके पीछे क्रय करने की योग्यता भी हो। इसका मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को एक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है तो वह उसकी मांग भी कर सकता है या उसकी मांग भी कर सकती है यदि उसके पास खरीदने के लिए पैसा हो, मुद्रा हो। तो मांग और इच्छा में यह बेसिक अंतर है कि इच्छा की पूर्ति के लिए यदि पैसा हो तो फिर वो मांग कहलाती है। देखते हैं व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये व्यक्तिगत मांग क्या होती है? व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो एक उपभोक्ता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर है। व्यक्तिगत मांग मतलब एक क्रेता की हम बात कर रहे हैं, एक खरीदारी की बात कर रहे हैं कि एक खरीदार, एक क्रेता एक निश्चित समय में, एक दिए गए समय में अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग। अब इस व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले कुछ कारक है, जैसे कि पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत, उस वस्तु के अलावा उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की कीमत, तीसरा है क्रेता की आय, उस खरीदार की आय कितनी है, और चौथा है क्रेता की रुचि और अधिमान। एक एक करके चीज को समझते हैं। पहला है वस्तु की कीमत। अगर आप मार्केट में निकले और किसी वस्तु की कीमत कम हो तो आप उसकी मांग ज्यादा करोगे, उसकी खरीदारी ज्यादा करोगे। यदि उस वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग आप कम करोगे, उसकी खरीदारी आप कम करोगे। तो यानी कि व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाला पहला कारण है वस्तु की कीमत। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब ये संबंधित वस्तुएं भी दो प्रकार की हो सकती है। पहला है स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा है पूरक वस्तुएं। एक एक करके देखते हैं स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि चाय और कॉफी। ये एक दूसरे को स्थानापन्न कर सकती है। जैसे कि यदि आप मार्केट में निकले और यदि कॉफी की कीमत आपको ज्यादा देखने को मिलती है तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं, कॉफी नहीं खरीदते, हम चाय खरीदते हैं। यानी कि चाय की मांग बढ़ जाएगी, कॉफी की मांग कम हो जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि यदि कॉफी की कीमत कम हो जाए तो आप क्या सोचोगे कि नहीं नहीं, चाय नहीं खरीदते, हम कॉफी खरीदते हैं। यानी कि कॉफी की मांग बढ़ जाएगी और चाय की मांग कम हो जाएगी। यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत भी किसी वस्तु की व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण करती है। इसी में दूसरा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि करने में साथ साथ प्रयोग की जाती है, जैसे कि कार और पेट्रोल। आप
अगर कार चलाओगे तो आप उसमें पेट्रोल या फिर डीजल भरवाओगे ताकि आपकी कार चल सके। तो यदि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं, कार हम नहीं लेते हैं, कार की मांग कम हो जाएगी। और यदि पेट्रोल की कीमत कम हो जाती तो आप सोचोगे कि अच्छा, पेट्रोल तो सस्ते मिल रहा है, आराम से हम कार खरीद पाएंगे और कार को आराम से चला पाएंगे, इतना खर्चा नहीं होगा। तो यानी कि पूरक वस्तुएं वो होती है जो एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी मांग कम हो जाएगी, और इसकी कीमत कम होगी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, क्रेता की आय कितनी है। यदि खरीदार की आय ज्यादा है तो वो वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे, और उसकी आय कम है तो वो किसी वस्तु की मांग कम करेंगे। तो जब आपकी आय में वृद्धि हो जाती है तो आप कुछ वस्तुएं जैसे कि फल, पूर्ण मलाई युक्त दूध, मक्खन आदि पर ज्यादा खर्च करना चाहेंगे, और ऐसी वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। यदि आपकी आय बढ़ती है और आप किसी चीजों की मांग भी ज्यादा करते हो तो उन वस्तुओं को बोला जाएगा ये सामान्य वस्तुएं हैं। आय के साथ साथ इनकी मांग में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें भी है जिनकी मांग कम हो जाएगी यदि आपकी आय में बढ़ोतरी हो जाती है। इन वस्तुओं को बोला जाएगा निकृष्ट वस्तुएं। ये एक इकोनॉमिक टर्म है, इसे हम याद रखना है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनकी मांग क्रेता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, टोंड दूध आदि। आपकी आय में यदि वृद्धि हो जाती है तो इन चीजों की मांग कम हो जाएगी। होना तो यह चाहिए कि आय बढ़े तो वस्तुओं की मांग बढ़नी चाहिए, लेकिन उन वस्तुओं को हम सामान्य वस्तुएं कहते हैं। उल्टी यानी कि निकृष्ट वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग कम हो जाएगी यदि आय में वृद्धि होती है। तो इनको जनरली हम निम्न स्तर की चीजें मानते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए, किसान भाइयों के लिए, ऐसी जगहों के लिए जहां पर सूखा पड़ता है, सिंचाई के साधन ज्यादा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में इनको निकृष्ट वस्तुएं बोला जाता है। और चौथा कारक है रुचि, वरीयता तथा फैशन। कोई व्यक्ति यदि शर्ट पहनना पसंद करता है या शर्ट बहुत ज्यादा फैशन में है तो ज्यादा से ज्यादा लोग शर्ट खरीदने की मांग करेंगे, यानी कि शर्ट की मांग बढ़ जाएगी। तो व्यक्तिगत मांग को बढ़ाने वाले ये कुछ प्रमुख कारक है। देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है। पहले व्यक्तिगत मांग को देख लेते हैं। व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक व्यक्तिगत क्रेता विभिन्न कीमतों पर प्रति इकाई समय में खरीदने को तत्पर है। कोई भी एक क्रेता, कोई भी एक खरीदार अलग अलग कीमतों पर एक दिए गए समय में वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसकी मांग रखने के लिए तत्पर रहता है, उसे बोला जाता है व्यक्तिगत मांग। और विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई विभिन्न मात्राओं को यदि हम सारणी द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसको बोला जाता है व्यक्तिगत मांग की अनुसूची। अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु की अलग अलग मात्रा यदि हम खरीदते हैं, उसकी मांग करते हैं, तो उसको यदि हम टेबल रूप में व्यक्त करें तो उसे बोला जाएगा व्यक्तिगत मांग अनुसूची। देखते हैं मांग का नियम क्या होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यदि कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और इसका उल्टा, यदि कीमत में वृद्धि, कीमत बढ़ जाएगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि अन्य कारक स्थिर होने चाहिए। दूसरे कारण स्थिर यहां पर होने चाहिए, जैसे कि आय स्थिर होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। कीमत कम, मांग बढ़ जाएगी, कीमत ज्यादा तो मांग कम हो जाएगी। और यदि इसी नियम को यदि हम ग्राफ पे बना ले या चित्रात्मक रूप से इसका प्रस्तुतिकरण करें तो इसको बोला जाएगा मांग वक्र। तो इस मांग वक्र को, इस ग्राफ को हम समझते हैं। इसमें एक तरफ तो है कीमत और दूसरी तरफ है मांगी गई मात्रा यानी कि मांग। और कीमत एक वस्तु की दी गई है, आम की कीमत। ये जो y एक्सिस है इस पे आम की कीमत दी हुई है, और ये जो x एक्सिस है उस पे आम की मांगी गई मात्रा दी गई है। हमें क्या याद रखना है कि मांग का नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और
यदि कीमत कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। उल्टा रिलेशन बताता है। तो देखते हैं आम की कीमत क्या है। आम की कीमत यहां पर है 30 रुपए प्रति किलो, 40 रुपए प्रति किलो, 50 रुपए प्रति किलो, 60, 70, 80 इस तरीके से यहां पर अंकित किया गया है। देखते हैं कीमत बहुत ज्यादा है, यानी कि 80 रुपए प्रति किलो है। अब 80 रुपए प्रति किलो में मांग देखते हैं कितनी हो रही है। हम ये जानते हैं कि मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम होगी। अब मांग का ये जो ग्राफ है, ये वाली लाइन है सबसे ऊपर वाली जो उल्टी जा रही है, इस तरीके से जा रही है। यहां पर कीमत ज्यादा है तो ये कीमत ज्यादा इस ग्राफ पे यहां अटक जाएगा। अब नीचे आ जाइए तो ये 0.5, इसको हम बोल लेते हैं किलो। तो आधा किलो ही मांग हो रही है, क्योंकि कीमत ज्यादा है तो मांग कम होगी। कीमत को कम करके देखते हैं और देखते हैं मांग कितनी होती है। यहां पर है आम की कीमत 30 रुपए प्रति किलो, तो देखते हैं इसकी मांग कितनी है। तो इस लाइन के सहारे हम पहुंचते हैं कहां पर, ये वाली लाइन पे, मांग वाली लाइन पे। तो यहां पर अटक जाएंगे। अब नीचे आइए एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर 3 किलो खरीदा जा रहा है। मतलब कीमत कम हुई तो इसकी मांग बढ़ गई, और कीमत ज्यादा है तो इसकी मांग कम है। तो यानी कि मांग का नियम क्या कहता है, कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। और उसको यदि हम ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें तो उसे बोला जाएगा मांग वक्र। तो आपको इतना सा याद रखना है कि यदि कीमत ज्यादा है तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। हमने आपूर्ति का भी वक्र देखा था कि यदि कीमत बढ़ जाती है तो आपूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस तरह का रिलेशन है। मांग में और कीमत में उल्टा रिलेशन, उल्टा संबंध होता है। देखते हैं वस्तु की बाजार मांग क्या होती है। व्यक्तिगत मांग हमने देख लिया है, बाजार मांग को समझते हैं। तो क्या होती है बाजार मांग, किसी वस्तु की बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेताओं द्वारा मांगी जाने वाली कुल मात्रा उस वस्तु की बाजार मांग कहलाती है। यहां पर हमें सभी खरीदारों को इंक्लूड करना पड़ेगा, सभी क्रेताओं को यहां पर देखना पड़ेगा। तो सभी क्रेता मिलकर वस्तुओं की जो मांग करते हैं उसे हम कहते हैं बाजार मांग। और यहां पर दी गई कीमत और दिए गए समय में ये बात हो रही है। देखते हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन सी चीजें हैं जो बाजार मांग को प्रभावित करती है। पहला है क्रेताओं की संख्या, खरीदारों की संख्या कितनी है। यदि खरीदारों की संख्या, क्रेताओं की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और क्रेताओं की संख्या कम, खरीदारों की संख्या कम हो जाएगी तो मांग भी कम हो जाएगी। तो यदि किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या अधिक है तो उस वस्तु की बाजार मांग भी अधिक होगी, और यदि दूसरी तरफ क्रेताओं की संख्या कम है, खरीदारों की संख्या कम है, तो उस वस्तु की बाजार मांग भी कम हो जाएगी। दूसरा है आय और संपत्ति का वितरण। समाज में आय और संपत्ति किस तरीके से वितरित है। यदि आय और संपत्ति का वितरण धनी लोगों के पक्ष में है तो धनी लोगों द्वारा मांगी जाने वाली चीजों की मांग बढ़ जाएगी, और इसका उल्टा भी सही हो जाएगा। यदि आय और संपत्ति का वितरण कम पैसे वाले लोगों के साथ में है तो उनके द्वारा मांगी गई वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। और तीसरा कारण है मौसम, कि मौसम के हिसाब से भी वस्तुओं की मांग ऊपर नीचे होती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में हम बर्फ की मांग ज्यादा करते हैं, क्या सर्दी के मौसम में बर्फ की मांग बढ़ेगी? नहीं, सर्दी के मौसम में तो बर्फ की मांग नगण्य हो जाएगी। तो सर्दी के मौसम में किस चीज की मांग बढ़ेगी? ऊनी वस्त्रों की, गर्म वस्त्रों की। बारिश में छातों की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि मौसम भी एक इंपॉर्टेंट कारक है जो कि बाजार की मांग को प्रभावित करता है। तो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से मांग से संबंधित कुछ बेसिक बातें समझी। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।